हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं क्या क्या है इस करंट अफेयर्स वीडियो में। तो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2022 के विजेता कौन हैं और उन्हें किस रिसर्च के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला है, इन तीन वैज्ञानिकों को। और भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, जैसे किस खाड़ी देश में हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है अक्टूबर 2022 में, अभी हाल ही में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नए एम्स का उद्घाटन किया है। पुतिन ने यूक्रेन के कितने राज्यों को रूस में मिला लिया है, मतलब कानून पारित कर दिया और उसके थ्रू कई राज्यों को अपने में मिला लिया है, उसके बारे में बात होगी। किस राजनीतिक दल ने अपना नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षरता पंचायत किस राज्य में है, घोषित हुई है। इंपॉर्टेंट बात। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना देर के हुए और पहला क्वेश्चन लेते हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में यानी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2022 के विजेता का नाम बताएं। आंसर को उपरोक्त सभी कौन कौन से हैं? एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर, तीनों को फिजिक्स के क्षेत्र में अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये रहा फोटोग्राफ तीनों का। एलन जो है वो कहाँ के हैं? फ्रांस के साइंटिस्ट हैं। जॉन एफ क्लॉसर ये कहाँ के साइंटिस्ट हैं? अमेरिका के। और एंटोन जिलिंगर ये कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रिया के हैं। तीनों तीन जगह के वैज्ञानिक हैं और तीनों को ये अवार्ड मिला है। देखिए, किसी भी क्षेत्र में अधिकतर 3 लोगों को अवार्ड दिया जाता है नोबेल प्राइज़ में। जैसे फिजिक्स में इन 3 लोगों को अवार्ड दिया गया है। और भौतिकी विज्ञान यानी फिजिक्स के विजेताओं का चुनाव कौन करता है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ये करता है। और इनको क्या क्या मिलेगा? तो अवार्ड के तौर पर एक स्वर्ण पदक मिलेगा, तीनों को एक 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर मिलेंगे, करीब करीब अगर रुपए में कहेंगे तो 7 करोड़ 40 लाख रुपए। हालांकि रुपया जो है वो तीनों में बंट जाएगा बराबर बराबर राशि में। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लें, फिर इनके रिसर्च के बारे में बात करेंगे। तो जैसे पहला अगर हम बात करेंगे फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ किसे मिला था, तो विल्हम कॉनराड रॉटजन को। और पहली महिला विजेता फिजिक्स की कौन है? मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी, 1903 में। और फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन। उन्हें 1930 में रमन इफेक्ट के लिए फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था। तो पहले भारतीय फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ के तौर पर किसने जीता था? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट थी जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड मैंने बताया। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा फिजिक्स के क्षेत्र में किस उपलब्धि या कहें रिसर्च के लिए 3 वैज्ञानिकों कौन कौन? एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉसर और एंटोनो जिलिंगर, तो उन्हें नोबेल प्राइज़ 2022 के लिए चुना गया। किस रिसर्च के लिए? तो इसका आंसर होगा क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस एंड फोटॉन्स पर रिसर्च के लिए। इसके लिए तीनों साइंटिस्ट को ये नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया है। तीनों वैज्ञानिकों ने उलझी हुई क्वांटम अवस्थाओं पर रिसर्च किया, एंटेंगल फोटोन और बेल इनइक्वालिटी, तो उसके बारे में नई इन्फॉर्मेशन दी। जो पुराने जो बातें थी, जो पुराने रिसर्च थे, उसको गलत साबित करते हुए अपना रिसर्च साबित किया, बताया। तो और इन तीनों ने ये कहा कि जो पार्टिकल्स हैं वो अगर अलग अलग कर दिए जाए फिर भी व्यवहार नहीं बदलता है। तो सवाल उठता है कि क्या फ़ायदा होगा इस रिसर्च से? तो टेक्नोलॉजी में तो यूज़ होगा ही इससे। इसके अलावा कई सारी बीमारियों के इलाज के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं इन तीनों साइंटिस्ट के रिसर्च से। पूरी बात आप समझ नहीं चुके होंगे, समझे नहीं होंगे कि क्या हुआ है ये क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटॉन्स पर रिसर्च किया हुआ है। देखिए, बेसिक बात मैं बताऊं, ये दरअसल ये जो टॉपिक है वो बहुत ही हाई लेवल का है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिसर्च के लेवल का है। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब 2 पार्टिकल होते हैं उनसे फोटॉन्स निकलते हैं, पार्टिकल्स किसी भी पार्टिकल से, और जब 2 पार्टिकल अलग अलग होते हैं तब भी
उसका व्यवहार जो होता है एक इकाई की तरह व्यवहार होता है, तो इसे इंटेंगल्स क्वांटम स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, फोटोन क्या है? दरअसल प्रकाश की ऊर्जा के पैकेट के रूप में चलती है। इससे फ़ायदा ये होगा कि गंभीर बीमारियों के इलाज में काफ़ी मदद मिलेगी। क्वांटम कंप्यूटर्स, क्वांटम नेटवर्क, क्वांटम इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, इन सब के डेवलपमेंट में मदद मिलेगी। अब क्वांटम कई सारी चीज़ें हुई हैं, बात हमने बताई है। क्वांटम क्या है? क्वांटम जो है वो ऊर्जा के छोटे पैकेट को क्वांटम कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। ठीक है, और ये प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वांटम फिजिक्स ने मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा, एलईडी डेवलप करने में मदद की है। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स ने। अब उसी पर जो नई रिसर्च हुई है उसने एक अलग दायरा तय किया है, तो इसी के लिए 3 वैज्ञानिकों को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, मूलतः ये आप ध्यान रखना, क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटॉन्स पर रिसर्च के लिए ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अब मेरी कोशिश होती है कि पूरी बात मैं समझा दूं, लेकिन ये जो टॉपिक है ना, अब उसके लिए आपको क्वांटम फिजिक्स समझना होगा, फोटॉन्स की बेसिक चीज़ें समझनी होगी, तो काफ़ी आगे के लेवल का है। फिर भी मैंने कोशिश की कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस खाड़ी देश में हिंदू मंदिर का उद्घाटन अक्टूबर 2022 में हुआ है? अभी हाल ही में। आंसर होगा यूएई, यानी यूनाइटेड अरब अमीराट्स। ओके, तो कहाँ पर? यूएई में, तो दुबई में। दुबई का एक उपनगर है जबेल अली विलेज, जबेल अली विलेज, तो वहीं पर नए हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है। और मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीराट्स के मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस एंड को एग्जिस्टेंस, वो मिनिस्टर हैं शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान, तो उन्होंने, और भारत के जो एम्बेसडर हैं यूएई में संजय सुधीर, तो उन दोनों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। ये मंदिर है, अंदर बहुत सारे देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं। ठीक है, इस मंदिर की नींव कब रखी गई थी? 2020 में नींव रखी गई थी। आप ये देख रहे हैं किस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ, और 70,000 स्क्वायर फीट के हिस्से में ये फैला हुआ है। 2 मंजिला मंदिर है और इसमें नक्काशी, स्तंभ, पीतल की मीनारें, जालीदार स्क्रीन, और ये सब भारतीय और अरबी वास्तुकला का मिश्रण है यहाँ पर। तो अब मैप भी देख लेते हैं, यूएई कहाँ पर है। तो ये रहा प्यारा भारत इस अर्थ में। और अब चलते हैं यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीराट्स, कहाँ पर है? खाड़ी देश है ये रहा यहाँ। ठीक है, खाड़ी देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि गल्फ ऑफ ओमान के और पर्शियन गल्फ के इलाके में ये है यूनाइटेड अरब अमीराट्स। इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? ओमान है, सऊदी अरेबिया है, और पास में ही पूरा बेहद नज़दीक तो नहीं है लेकिन कतर भी है। ओके, तो इंपॉर्टेंट बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नए एम्स का उद्घाटन किया? किस जिले में? आंसर होगा बिलासपुर। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं बिलासपुर में। बिलासपुर दूसरे राज्यों में भी है, अलग अलग 2 और राज्यों में बिलासपुर, लेकिन ये बात क्या हो रही है? हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन किया है। कब? 5 अक्टूबर को। ठीक है, और ये अस्पताल केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, उसके तहत इसे स्थापित किया गया है। एक आधुनिक अस्पताल बताया जा रहा है और इसकी लागत 1470 करोड़ रुपए से अधिक है। ठीक है, 247 एकड़ में फैला हुआ है। 18 सुपर स्पेशलिटी और कई सारे डिपार्टमेंट वहाँ पर हैं। आधुनिक चिकित्सा के इंतज़ाम वहाँ पर किए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, राजधानी क्या है? शिमला। अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के किन 4 राज्यों को रूस में विलय करने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? यानी औपचारिक रूप से उसने कह दिया कि अब हमारा इलाका है। तो ये 4 हैं, लुहांस्क, डोनेट्स्क, जोपोरिजिया और खेरसॉन। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं, तो 4 राज्यों को मिला लिया अपने में। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये 5 अक्टूबर को कानून पर सिग्नेचर किए हैं। एक बार मैप के ज़रिए आपको बता देते हैं। ठीक है, तो ये रहा प्यारा भारत
और अब चलते हैं रूस को देखते हैं। सबसे पहले कहाँ पर है? रशिया। तो ये रहा विशालकाय रशिया, वहाँ से वहाँ तक है, इतना बड़ा। कुछ यूरोप में है, कुछ एशिया में हिस्सा। और ये है यूक्रेन। ठीक है, यूक्रेन के जो कई सारे इलाके हैं, क्रीमिया, इसको तो 2014 में कब्जा कर लिया था रूस ने, इस क्रीमिया को यहाँ वाले। और अब लुहांस्क, डोनेस्टक्स, इसका जेपोरोजिया, और ये वाला जो इलाका है वो कौन सा इलाका हुआ? तो वह है खेरसॉन। तो इन चारों इलाकों को देखिए, यूक्रेन और इधर रशिया रहा, और ये लुहांस्क, दूसरा जेपोरोजिया, खेरसॉन, ओके, डोनेस्टक्स, और ये है क्रीमिया। तो अभी इन चारों को, ये जो चारों देख रहे हैं, इन सब को अपने में मिला लिया है रूस ने। और उससे पहले 2014 में ये वाला जो हिस्सा था क्राइमिया, उसे भी अपने में मिला लिया था रूस ने, और अपने मैप में वो दिखाता है वहाँ पर पूरा कंट्रोल रूस का है। ठीक है, तो अभी हालांकि ये जो 4 प्रांत हैं, 4 राज्य हैं यूक्रेन के, उसे अपना तो बता दिया है, लेकिन इसके कई सारे इलाकों पर अभी लड़ाई चल रही है। और यूक्रेन की आपकी तरफ से जो खबरें आ रही हैं बहुत सारी, उसमें यह है कि वो भारी पड़ रहा है रूस पर, बहुत सारे कई सारे इलाकों पर। तो पहले तो रूस जो है वो इतने इलाके में पहुंच गया था, लेकिन उसको ये सब इलाका छोड़ना पड़ा है, और अब आखिरकार उसने सारा दम लगा दिया है इस जगह पर। ये क्यों? क्योंकि ये सब इलाके जो है ना वो इंडस्ट्रियल इलाके हैं, और इन सब पर कब्जा करने का मतलब है कि रूस को यहाँ से फ़ायदे होंगे। और ये पूरा जो समुद्री इलाका है यहाँ तक का, ये ब्लैक सी का, ये सब इसके कंट्रोल में आ जाएगा, रूस के कंट्रोल में आ जाएगा। तो अब इस मामले में यूक्रेन ने क्या प्रतिक्रिया दी है? तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। उन्होंने कहा है कि नाटो जो है वो उसे तुरंत अपने में शामिल करे, और फास्ट ट्रैक आवेदन की घोषणा की है। जेलेंस्की ने कहा है कि 4 क्षेत्रों पर, 4 राज्यों पर जबरन कब्जा करने के फैसला जो है पुतिन का, इसके बाद बातचीत करना असंभव हो गया और हम लड़ेंगे। अब सवाल ये है कि अब आगे क्या होगा? देखिए, पुतिन की असली परीक्षा अब यहीं से शुरू होती है। इन 4 क्षेत्रों को शामिल करने का जो पुतिन का दावा है, वो उससे काफ़ी टेंशन फैल गया है, और रूस का हालांकि पूर्ण सैन्य नियंत्रण नहीं हो पाया है इन चारों इलाकों में। यहाँ के बहुत सारे इलाके हैं जो इस तरफ की यूक्रेन की तरफ से राज्यों में अगर देखेंगे तो वहाँ पर अभी लड़ाई चल रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि बहुत बड़े पैमाने पर पुतिन अपनी तरफ से फोर्स जो है वहाँ पर तैनात करेगा, सारा ध्यान वहीं पर देगा। ठीक है, और ऐसे में बहुत सारे नए सैनिक की भर्ती भी की जा रही है रूस में, ऐसी खबरें आ रही हैं वहाँ से। ठीक है, तो कोशिश ये है। अच्छा, आपको बताऊं कि इन चारों क्षेत्रों को मार्च में जब युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद युद्ध शुरू होने के बाद मार्च में रूस ने इन चारों को अलग देश की मान्यता दी थी, घोषणा की थी ये अलग देश है। अब उसने कहा कि ये तो हमारा ही हिस्सा है, रूस का ही एक पार्ट हो गया। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी काफ़ी आलोचना भी हो रही है, पश्चिमी देश आलोचना कर रहे हैं। पुतिन का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? पुतिन का कहना है कि रूस के करोड़ों लोग का सपना था कि ये चारों जो इलाके हैं वो रूस के हो जाएं, और ये जनमत संग्रह वहाँ पर करवाया गया। रूस का कहना है, पुतिन का कहना है कि वहाँ पर इन इलाकों में जनमत संग्रह कराया गया, इन चारों इलाकों में, और उसके बाद वहाँ की जनता ने ये कहा कि हम रूस में मिलना चाहते हैं, और हमने इस रेफरेंडम के तहत रूस में शामिल कर लिया है, कानून बना दिया है। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात ये रही। और ये वाला जो क्राइमिया का इलाका है, इससे तो पहले ही 2014 में ही रूस ने रेफरेंडम करा के, यानी जनमत संग्रह करवा के, और अपने में मिला लिया था। अगर हम बात करेंगे कि रूस ने और भी क्या कुछ देशों में भी इस तरह के काम किए हैं, तो देखिए जॉर्जिया के साथ भी युद्ध हुआ था छोटा सा। उसके बाद रूस ने जॉर्जिया की 2 अलग अलग टेरिटरी, अबकाजिया और दक्षिण ऑसेशिया, उसे स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी थी, और वहाँ पर रूस की ओर से फंडिंग भी की जा रही है, और वहाँ के लोगों को रूसी नागरिकता भी प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इन चारों इलाकों में, तो इन चारों इलाकों में वहाँ पर रशियन बोलने वाले, रशियन भाषा बोलने वाले वहाँ आबादी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से रूस को आसानी भी हुई है इन इलाकों में रेफरेंडम कराने में और वहाँ पर कब्जा करने में।
हालांकि अभी भी लड़ाई वहाँ पर चल रही है। अच्छा, रूस के लिए ये सब इलाके क्यों इम्पॉर्टेंट है? जैसे ज़ेपोरिज़िया यहाँ वाला जो इलाका है वो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्राइमिया से 200 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से मात्र, और वहाँ पर एनर्जी सप्लाई वहाँ से होती है। ऐसे में रूस के कब्जा होने के बाद यूक्रेन के लिए रेवेन्यू जनरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इससे यूक्रेन के लिए इकॉनमी पर ख़तरा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे स्टील के उद्योग भी हैं, और यहाँ एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी है, जिससे यूक्रेन के सामान जो है वो विदेशों में निर्यात होते थे, इस पर कब्जा हो गया। ओके, खेरसॉन वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ का जो बंदरगाह है उसके ज़रिए, खेरसॉन के ज़रिए वहाँ पूरे इस इलाके पर कब्जा हो जाएगा। वहाँ पर पोर्ट है जहाँ पर शिप मैन्युफैक्चरर प्लांट भी है, मर्चेंट शिप, टैंकर, कंटेनर शिप वहाँ पर बनाई जाती है। तो इस हिस्से को शामिल करके रूस ने अपनी समुद्री ताकत भी बढ़ाई है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है आगे, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा तनाव चल रहा है। कई बार ये भी धमकी दी गई कि हम नाटो की ओर से भी इशारा किया गया था कि परमाणु हमला भी हो सकता है। फिर रूस ने कहा कि हम भी नहीं शांत बैठेंगे, हमारे पास भी बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। तो ये स्थिति है। हालांकि इस दौरान अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे, जेलेंस्की से उनसे बातचीत की है फ़ोन पर, ठीक है। और इस मुद्दे पर जो है कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने कि हम उनके जो विचार हैं, युद्ध नहीं होना चाहिए, उसके साथ है, युद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा है। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। रूस, उसकी राजधानी क्या है? मॉस्को, करेंसी क्या है? रशियन रूबल। ओके, यूक्रेन, उसकी राजधानी क्या है? कीव। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा ये सब कुछ है, ग्राफिक्स आपके समझने के लिए ये तैयार किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अब तक के टोटल करंट फोर्स पीडीएफ अवेलेबल है, और वो मेंबरशिप के साथ है। 1 ईयर का मेंबरशिप मात्र 150 रुपये में अवेलेबल है। कुछ वक्त के लिए छूट चल रही है 50% की, तो आप देख सकते हो। और वो उसमें आपको मिलता है पीडीएफ करंट फोर्स का लगातार अगले 1 साल तक। इसके अलावा मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ अलग अलग तरह के एग्जामिनेशन के लिए, और बुक्स पे छूट मिलती है। पीडीएफ कई तरह के होते हैं। 1 लाइनर होता है, एमसीक्यू होता है, और एमसीक्यू विद डिटेल्स होता है। जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, जितना डिटेल्स वो सब कुछ उसमें अवेलेबल है। तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। और तमाम एग्जामिनेशंस में जो भी गवर्नमेंट के हैं नौकरी से संबंधित, उसमें करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग से टकराते हैं। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मेंबरशिप अवेलेबल है, उसका लिंक है। और कैसे मेंबरशिप लेना है वो भी बताया गया है, एक स्पेशल वीडियो के जरिए, वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, और यह है किस राजनीतिक दल का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस कर दिया गया है? आंसर होगा तेलंगाना राष्ट्र समिति, यानी टीआरएस अब हो गया है, क्या हो गया? टीआरएस बीआरएस हो गया है, ठीक है। न्यूज़ आप देख रहे हैं। अच्छा, कुछ न्यूज़ में आपने देखा होगा कि ये राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च किया गया है। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी जो होती है ना, उसका दर्जा कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है, ठीक है। अभी तक क्या था कि तेलंगाना राष्ट्र समिति नाम था इस पार्टी का। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और इस पार्टी के चीफ कौन है? के चंद्रशेखर राव। तो तेलंगाना राष्ट्र समिति होने की वजह से, नाम होने की वजह से, तेलंगाना से बाहर उनका दायरा नहीं बढ़ पा रहा था। अगर वो आंध्र प्रदेश में जाएं या कर्नाटक में जाएं तो वहाँ पर ये होता था कि ये तो तेलंगाना की पार्टी है। तो इसलिए अब उन्होंने नाम बदला है और बीआरएस कर लिया है, भारत राष्ट्र समिति। मतलब कि अपना दायरा राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के लिए पार्टी का ये नाम बदला गया है, ठीक है। उद्देश्य यही है कि तमाम जो 2024 के चुनाव होने वाले हैं उसमें तमाम जो लोकसभा क्षेत्र हैं अलग अलग राज्यों में, वहाँ पर ये अपने उम्मीदवार उतारें। तो इसी वजह से इसने अपना नाम जो है बीआरएस रखा है। कई न्यूज़पेपर में आपको पढ़ने को मिला होगा कि इसने राष्ट्रीय पार्टी लॉन्च कर दी है। राष्ट्रीय पार्टी जो है ना वो कुछ ही होती है। हाँ, यहाँ पर अगर राष्ट्रीय पार्टी की बात हो रही है तो आपको बताऊँ कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए कुछ मानक होता है, ठीक है। ये क्षेत्रीय दल ही है अभी भी। क्या क्या मानक होते हैं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेने के लिए? तो उसमें पार्टी ने 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीट जीती हुई हो, ठीक है।
पार्टी 4 या उससे अधिक राज्यों में रीजनल पार्टी के रूप में मान्यता रखती हो। पार्टी को 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा में 6% वोट हासिल हो, ये सब शर्त है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में कुल 6% या उससे ज़्यादा वोट शेयर मिला हो, तभी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। अगर अब बात होगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो वेबसाइट है, डाटा है, उसके अनुसार देश में कितनी नेशनल पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो वो ये सब रही: बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआई, सीपीआईएम, नेशनल एनसीपी और टीएमसी। तो ये सब जो है ना, ये टोटल जो पार्टियां हैं ये है नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय दल का इनको दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये है। और हम बात कर रहे थे तेलंगाना की। तेलंगाना राष्ट्र समिति अब बन गया है भारत राष्ट्र समिति। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? अभी मैंने पहले भी बताया, के चंद्रशेखर राव। गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है, राजधानी क्या है? हैदराबाद। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सचिन लिटिल फेदर, उनका निधन हो गया 2 अक्टूबर 2022 को। तो इनमें से क्या थी? आंसर होगा अभिनेत्री, एक्ट्रेस। 75 ईयर की थी, न्यूज़ आप देख रहे हैं, फेमस थी। और इंडिया की नहीं थी, अमेरिका की थी, अमेरिकन एक्ट्रेस थी और नेटिव अमेरिकन सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थी। मतलब जो अमेरिका के मूल जो निवासी हैं उनके अधिकारों के लिए काम करती थी। और फोटोग्राफ ये रहा। तो दुनिया में काफ़ी चर्चा रही है इनकी। और आपको बताऊं कि उन्होंने कई फिल्मों में एक्टिंग की है। आखिरी बार उन्होंने 2018 में ब्रेकिंग द साइलेंस में एक्टिंग की थी। ठीक है, और इनकी काफ़ी चर्चा हुई थी जब 1973 में एक्टर मर्लिन ब्रैंडो ने नेटिव अमेरिकन को गलत रूप से रिप्रेजेंट करने के खिलाफ ऑस्कर लेने से मना कर दिया था। तो उनकी तरफ से सचिन लिटिल फेदर गई थी और उन्होंने मना कर दिया था कि अवार्ड हम ये नहीं लेंगे। उनका कहना था कि फिल्म जगत में वहाँ पर अमेरिका में नेटिव अमेरिकन या जो मूल निवासी वहाँ के, उनको गलत ढंग से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस वजह से। तो काफ़ी चर्चा हुई थी और इंडियन एक्सप्रेस ने इन पर अच्छा खासा कवर किया है। तो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है, आपको बताना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य के गांव की पंचायत पुल्लमपारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षरता पंचायत बन गई? डिजिटल साक्षरता का मतलब क्या हुआ? डिजिटल साक्षरता का मतलब हुआ कि वहाँ इंटरनेट का यूज़ करने वाले लोग, जो भी बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, सब के सब वो जानते हैं कि डिजिटली कैसे यूज़ किया जाए, डिजिटल को, यानी इंटरनेट कैसे यूज किया जाए, कैसे चलाया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा केरल। ये केरल का एक गांव है। अब सवाल अगला है, इसी से रिलेटेड है कि ये किस जिले में स्थित है? केरल के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम जिले में ये स्थित है, पुल्लमपारा। ओके, पुल्लमपारा ग्राम पंचायत है, नाम ध्यान में रखना है। देश की पहली डिजिटल साक्षर ये पंचायत कही जाएगी। मुख्यमंत्री वहाँ के हैं केरल के पिनाराई विजयन। तो उन्होंने ही अभी हाल ही में इसकी आधिकारिक घोषणा की कि ये देश का पहला ऐसा विलेज है। ओके, डिजिटल साक्षरता मैंने पहले बताया क्या होता है। डिजिटल साक्षर का मतलब है कि इंटरनेट का यूज़ करके सेवाओं का इस्तेमाल करना, जो भी सर्विसेज हैं इंटरनेट पर ऑनलाइन, उन सब का यूज़ करना। ठीक है, केरल में डिजिटल साक्षरता अभियान चलाए जा रहे हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो ये पहला ये विलेज बन गया है। इम्पॉर्टेंट बात, केरल की बात हो रही है, मुख्यमंत्री पी विजयन, गवर्नर कौन है? राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, और राजधानी तिरुवनंतपुरम। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, केरल कहाँ पर है? ये रहा मैप में यहाँ पर। अगला क्वेश्चन होगा, गंगा नदी डॉल्फिन दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण की जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। बता दें कि दुनिया के रेयर जो प्रजाति हैं उनमें से ये एक है, गंगा डॉल्फिन कहिए इसको। ठीक है, और भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया हुआ था, कब? 2010 में। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाता है? वर्ल्ड टीचर्स डे। आंसर होगा 5 अक्टूबर को। और इस बार की थीम क्या है? तो थीम है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बीइंग विद
टीचर्स। ओके, शिक्षा का परिवर्तन जो है वो शिक्षकों के साथ शुरू होता है। ये दिवस यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा, दोनों के द्वारा घोषित है। ठीक है, देखिए विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर्स डे, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन ये अलग अलग देशों में अलग अलग तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। जैसे भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। सिंगापुर की बात करेंगे तो सितंबर के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। चीन में 10 सितंबर को मनाया जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग, लेकिन अगर विश्व शिक्षक दिवस की बात करेंगे तो वो होगा 5 अक्टूबर। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, और मेंबरशिप अवेलेबल है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना।